हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस फैक्ट्री पर। और हम यहाँ आज 8 से 9 नवंबर की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है सभी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की तैयारी में बेहतर प्रदर्शन देना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज को लगातार देखें और हमारी वीडियोज़ को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम अपनी करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहली करंट अफेयर्स है ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है। तो ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 जो है दोस्तों WTW और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक गैर लाभकारी संस्थान है जिसका मुख्यालय कोलोंगी स्विट्जरलैंड में है। आपसे वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कोलोंगी स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए काम करता है। तो फिलहाल जो ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट है उसमें भारत की स्थिति एशिया पैसिफिक में सबसे खराब दर्शाई गई है। ठीक है, ये याद रखेंगे, एशिया पैसिफिक में भारत की स्थिति अभी सबसे खराब है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो रिजर्वेशन दिया गया था वो समाप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है 10% वो किस संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया था। तो ये जो 10% कोटा है ये दिया गया था 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। ठीक है, इसी जो संवैधानिक संशोधन था 103वां संवैधानिक संशोधन, इसे सुप्रीम कोर्ट में अभी चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद इसके लिए एक 5 सदस्यीय पीठ बैठी थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 से अभी फैसला सुनाया है। उनका ये कहना है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो कोटा है वो लगातार जारी रहेगा, बरकरार रहेगा। ठीक है, तो अभी ये ईडब्ल्यूएस कोटा खत्म नहीं होगा। 3-2 से ये फैसला ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन सोसाइटी के हक में आया है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट है विश्व मौसम विज्ञान WMO के द्वारा जारी की गई है। WMO की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो WMO की स्थापना हुई है 23 मार्च 1950। WMO की स्थापना हुई है 23 मार्च 1950 को और ये एक यूएन की एजेंसी है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका भी मुख्यालय दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरह स्विट्जरलैंड में ही है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसी के साथ 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि 23 मार्च 1950 को WMO की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 23 मार्च को पूरा विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, युद्ध अभ्यास गरुड़ 7। युद्ध अभ्यास गरुड़ 7 जो है दोस्तों ये एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त रूप से हर साल आयोजित किया जाता है। बस जो इसका स्थान है वो इस बार कहाँ पर है, वायुसेना स्टेशन जोधपुर में ये अभ्यास किया जा रहा है। कौन कौन सी सेनाओं के बीच, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना। इसमें स्पेशल इसलिए इस बार क्या है, युद्ध अभ्यास गरुड़ 7 इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट है कि इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि तेजस है उसने भाग लिया है। ठीक है, LCA तेजस और LCH प्रचंड, ये पहला ऐसा इंटरनेशनल युद्ध अभ्यास है जिसमें इन दोनों एयरक्राफ्ट्स ने भाग लिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं, भारतीय वायुसेना के प्रमुख अभी कौन है, आपको पता होना चाहिए। तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, छठा क्वेश्चन है 2022 में होने वाली G20 समिट की अध्यक्षता कौन करेगा। तो G20 समिट जो 2022 दिसंबर में होगी उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल फिलहाल में G20 की अध्यक्षता के लिए एक लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया है।
इसका G20 समिट जो है इसका विषय क्या होगा, तो इसका इस बार का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, इसे याद रखेंगे कि G20 समिट की अध्यक्षता कौन करेगा। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इसका जो विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ये जो है महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसी के बारे में आगे जानते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भारत की G20 की अध्यक्षता की वेबसाइट www.g20.in को भी लॉन्च किया गया है। ये एक वेबसाइट है G20 के लिए। G20 का जो लोगो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। इसमें चारों रंग केसरिया, सफेद, हरा और नीला चारों रंगों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही इसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को भी जोड़ा गया है। अभी हम आपको लोगो दिखा देते हैं, इसका कैसा लोगो है ये आप देख सकते हैं। G20 का जो लोगो है ये भी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इसका जो स्लोगन है इस बार वो है वसुधैव कुटुंबकम। ये याद रखेंगे दोस्त। इसी के साथ हम अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। G20 जो है दोस्तों ऐसे देशों का समूह है जिसमें आर्थिक सामर्थ्य विश्व की लगभग 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 जो देश हैं वो वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी का लगभग 85% GDP उन 20 देशों के पास है। उन्हीं 20 देशों का जो ऐसा समूह है जिसमें 75% व्यापार का भी प्रतिनिधित्व करता है। वर्ल्ड में जितना भी व्यापार होता है उसका 75% ये G20 देश ही करते हैं। G20 उन देशों का समूह भी है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। तो ये तीन जो है G20 देशों की खासियत है। 85% GDP इन्हीं 20 देशों के पास है। विश्व में जो व्यापार होता है उसका 75% व्यापार ये 20 देश ही करते हैं, और विश्व की 2/3 जनसंख्या भी G20 देशों के में ही निवास करती है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ G20 के लिए कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं और इसकी स्थापना कब हुई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ ही आपका G20 वाला जो टॉपिक है, G20 ग्रुप है, वो पूरा आपका तैयार हो जाएगा। तो आप इसके लिए मुझे कमेंट करेंगे कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं और इसकी स्थापना कब हुई। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम। 8वां हमारा अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पर्यटन स्थल को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों यूपी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशल फॉर यूपी एग्जाम्स। मथुरा वृंदावन को जो है 2041 तक शून्य कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान के तहत बनाया जाएगा, घोषित किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जा रहा है, मथुरा, वृंदावन, कृष्ण जन्मभूमि जैसे तीर्थ स्थलों पर पर्यटन जो क्षेत्र वाहनों का प्रतिबंध रहेगा पूरी तरह से। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इस क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के रूप में केवल इलेक्ट्रॉनिक बसों को जाने की अनुमति होगी। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है एक तरह का, ठीक है, इसके तहत मथुरा वृंदावन को सबसे पहले 2041 तक कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान के तहत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं कि भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, ये मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के ऋतुराज अवस्थी। इन्हें 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और उच्च न्यायालय के जो ये जो 22 विधि आयोग है, विधि आयोग का क्राइटेरिया क्या है अध्यक्ष पद के लिए, तो क्राइटेरिया है दोस्तों या तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही इस आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है फॉर पीसीएस एग्जाम्स। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें एक सदस्य, एक सचिव और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इस तरह से टोटल 6 मेंबर इसमें रहते हैं विधि आयोग। विधि आयोग का काम क्या है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला विधि आयोग कब बना था दोस्तों, भारत का विधि आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। पहला जो विधि आयोग है 1934 में बना था। 1833 के चार्टर अधिनियम 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है और वहां पर चार्टर एक्ट आपने पढ़े हैं तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड मैकाले को पहला विधि आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया था। इनका काम क्या है दोस्तों, ये कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में काम करता है। विधि आयोग का कार्य ही है कानूनी संबंधी रिसर्च, कानून संबंधी अनुसंधान और जो मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा करना, ताकि आगे आने वाले समय में
कानूनों में सुधार किया जा सके। ठीक है, अगले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो दोस्तों अभी 9 तारीख को शपथ ली गई है, यह न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के द्वारा। DY चंद्रचूड़ जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और इन्होंने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये शपथ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें दिलवाई गई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन क्या होता है, जो कि अभी मथुरा वृंदावन में आपने देखा होगा, अभी मैंने ऊपर चर्चा की इसके बारे में कि न्यूट्रल कार्बन उत्सर्जन कैसे बनाते हैं। इसके लिए कार्बन तटस्थता के रूप में से जाना जाता है, जिसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी देश उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि अपना हम उत्पादन करना बंद कर देंगे या इसे बिल्कुल जीरो पर ले आएंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि उत्सर्जन की भरपाई की जाती है। उत्सर्जन की भरपाई कैसे? ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण द्वारा। जो ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में निकलती हैं, कार्बन कैप्चरिंग तकनीक द्वारा उन्हें अवशोषित किया जाता है, या अधिक से अधिक वनावरण और प्लांटों को रोपण कर करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाता है। इसके अलावा वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जबकि वातावरण से गैसों को हटाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन कैप्चरिंग और स्टोरेज जैसी तकनीकों का उपयोग होता है। 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य यानी 2050 तक शुद्ध शून्य बनाने का दावा भी किया है। कितने देशों ने दावा किया है? ये 70 देशों ने। और भारत ने COP26 जो शिखर सम्मेलन था उसमें 2070 तक अपने आप को शुद्ध शून्य कार्बन घोषित करने के लिए बोला है। तो हम भी अभी इसी श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में कल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की करंट अफेयर्स की अपडेट और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।